मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आधुनिक भारत के इतिहास के तहत इसके पहले हमने 1857 क्रांति के बारे में बताया। अब आगे जाने से पहले कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसकी चर्चा करना आवश्यक है, जैसे भारत में शिक्षा का विकास कैसे हुआ, शिक्षा का इतिहास। उसके बाद जब ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा तो हम प्रेस का भी इतिहास बता देंगे। ये ऐसे टॉपिक हैं जब हम आगे बढ़ जाएंगे तो फिर दिक्कत होगा बताने में, इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना इसको समेट लिया जाए। तो कल हमने जो पिछला वीडियो बनाया था कि 1857 क्रांति में, उसमें कुछ बातें बता दें आप लोगों को, शायद मेरे दिमाग से उतर गया था, कभी कभी लेक्चर के दौरान ऐसा होता है। उसमें निम्न लोगों को अंग्रेज पकड़ नहीं सके थे, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो उसमें थे बेगम हजरत महल, उनका बेटा ब्रिटिश कादिर, नाना साहब और कुंवर सिंह। ये लोग नेपाल भाग रहे थे और लगता है कि जंगल के द्वारा में जा रहे थे जब जंगली जानवर के शिकार हो गए थे। तो ये क्वेश्चन आता है कि किन किन लोगों को अंग्रेज नहीं पकड़ सके थे, तो ये दिमाग में रखिएगा। बेगम हजरत महल, ब्रिटिश कादिर, नाना साहब और कुंवर सिंह। खैर, आइए हम लोग चलते हैं शिक्षा का, आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास कैसे हुआ। देखिए, प्राचीन काल से लेकर के मध्यकाल तक शिक्षा का कोई सिस्टमेटिक व्यवस्था नहीं था। मठों में, मंदिरों में, अग्रहारों में प्राचीन काल में दिया जाता था और शिक्षा सबके लिए सुलभ भी नहीं था। मुगल पीरियड आया या दिल्ली सल्तनत आया तो उस समय भी शिक्षा का बहुत अभाव देखने को मिलता है। मदरसों में, मकतबों में, इन जगहों पर शिक्षा दी जाती, जिसका बहुत कम कह सकते हैं कि स्वरूप था। बहुत कम लोग पढ़ने जाते थे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में सत्ता स्थापित हो गई तो खुद लॉर्ड हेस्टिंग ने उल्लेख किया है कि शिक्षा बहुत दयनीय इसी में है। बहुत कम लोग अध्ययन कर रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। उसने इसकी वकालत की कि एक सिस्टमेटिक तरह से शिक्षा की व्यवस्था किया जाए, उन्हीं की भाषा में हो। इसीलिए उसने 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना किया था। ये नोट करते जाइएगा, 1781 ईस्वी में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। इसमें अंग्रेजी में शिक्षा नहीं दी जाती थी, बल्कि अरबी और फारसी में दी जाती थी, क्योंकि जो अंग्रेज आते थे तो कुछ ऐसे लोगों को शिक्षा दी जाती थी जो फारसी अंग्रेजी दोनों भाषा जानते हों। और आप जानते हैं न्यायालयों की भी भाषा फारसी ही थी। इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों पढ़ सकते थे। तो 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना का श्रेय किसके जाता है? तो लॉर्ड हेस्टिंग को। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड हेस्टिंग को। इसके बाद 1791 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने बनारस में, ध्यान रखिएगा, बनारस में संस्कृत पाठशाला के लिए रोक दिया। संस्कृत पाठशाला, यही संस्कृत पाठशाला आगे चल करके संस्कृत विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित हो गया था। ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। और इसमें संस्कृत में शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा कोई भी ग्रहण कर सकता था, लेकिन बहुत नाम मात्र की चीजें थी। कहते हैं कि इसके पहले विलियम जोन्स, ध्यान रखिएगा, विलियम जोन्स, ये 1783 में भारत आया था और 1784 में इसने 1784 ईस्वी में इसने एशियाटिक, ध्यान रखिएगा, एशियाटिक सोसाइटी
ऑफ बंगाल की स्थापना किया। बंगाल की स्थापना किया। इस सोसाइटी का कार्य था कि जो हमारी संस्कृत की प्राचीन पुस्तकें हैं उनका अंग्रेजी में अनुवाद किया जाए और विश्व के पटल पर इसको लाया जाए ताकि इस साहित्य का अन्य लोग भी लाभ उठा सकें, क्योंकि अंग्रेजी पढ़ने वालों की संख्या यूरोप में पूरी तरह से अंग्रेजी ही थी। तो विश्व पटल पर लाने के लिए था। ये विलियम जोन्स, आप जान लीजिएगा कि यह जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी उसकी न्यायाधीश भी रह चुके थे और बहुत इनको भारतीय संस्कृति से लगाव था, मोहब्बत था, प्यार था, तभी इस सोसाइटी की इन्होंने स्थापना किया। यही नहीं, इसी सोसाइटी के देखिए, इसी सोसाइटी के चार्ल्स विल्किंसन ने गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था, ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी में नोट करते जाइएगा, नहीं जो है। चार्ल्स विल्किंसन ने गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था। इसी सोसाइटी के मेंबर, ध्यान रखिएगा, एशियाटिक सोसाइटी के ही मेंबर जो थे 1792 में हमारी बहुत एक प्राचीन पुस्तक थी जिसका मनुवादी लोग जिसे कहते हैं, जिस पुस्तक के बारे में मनुस्मृति का अनुवाद इसी सोसाइटी के लोगों ने किया। एक कोड ऑफ हिंदू लॉ, एक कोड ऑफ हिंदू लॉ, ध्यान रखिएगा, हिंदू लॉ के नाम से किया था। इसी सोसाइटी के लोगों ने किया था। मनुस्मृति की स्मृतियों में सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति मानी जाती है और माना जाता है कि इसकी रचना शुंग काल में की गई थी। इसी में उल्लेख मिलता है कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता क्या करते हैं, निवास करते हैं। और इसमें मनु ने जैसा स्मरण चित्र देखा था समाज में, वैसा उन्होंने चित्रित कर दिया। अच्छी बातें भी हैं मनुस्मृति में और खराब बातें भी हैं, और अंबेडकर को भी आधुनिक मनु के नाम से जाना जाता है। तो ये अब देखिए, इसके बाद आपको हम बता दें कि अभी शिक्षा का शुरुआत हमारे अंग्रेजी में हुआ नहीं था, लेकिन चार्ल्स ग्रांट ये भारत आए थे और इनकी एक पुस्तक है ब्रिटिश एशियाई, ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश एशियाई प्रजा की सामाजिक स्थिति, प्रजा की सामाजिक स्थिति, ये इनकी पुस्तक नाम है। इसमें इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा की वकालत किया है कि अंग्रेजी शिक्षा देने का प्रावधान शुरू किया जाए। इसीलिए इनको आधुनिक शिक्षा का जनक भी माना जाता है, चार्ल्स ग्रांट को। ये इनकी पुस्तक है, ये नोट कर लीजिएगा, इसमें इन्होंने ये बातें चर्चा की हैं। अब आपको बता दें कि लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर बन के आया था 1799 से 1805 तक उसकी टाइमिंग है। उसने 1800 ईस्वी में जो असैनिक थे, मतलब जो सैनिक नहीं थे, उनके लिए बंगाल में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया था कि जो है उनमें उनको शिक्षित किया जाए। लेकिन ब्रिटेन की सरकार के आदेश पर 1802 में इसको क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। ये ध्यान में रखिएगा, लॉर्ड वेलेस्ली ने स्थापना किया था। जब हम वेलेस्ली बताएंगे तो इसके बारे में हम चर्चा भी कर देंगे। इसी ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया था, फोर्ट विलियम
कॉलेज। आप इसको नोट कर लीजिएगा। बाद में 1800 में स्थापित किया था और सैनिकों के लिए 1802 में बंद कर दिया गया। आप लोग नोट करते रहिए इसको, क्योंकि हम आगे धीरे धीरे चल रहे हैं। अब देखिए, तो हमने इसकी चर्चा किया। 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने किया? लॉर्ड हेस्टिंग ने। इसमें अरबी और फारसी में पढ़ाई होती थी। 1791 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत पाठशाला की नींव रखी, जो आगे चल करके संस्कृत विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित हो गया। विलियम जोन्स, जो 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था। इस सोसाइटी का कार्य था जो संस्कृत में हमारे ग्रंथ हैं उनका अंग्रेजी में अनुवाद किया जाए और इसको विश्व पटल पर लाया जाए। तो उसमें वो कामयाब हुए और बहुत से हमारी जो पुस्तकों का अनुवाद शुरू हो गया। जैसे चार्ल्स विल्किंसन ने गीता का अनुवाद अंग्रेजी में कर दिया, मनुस्मृति का एक कोड ऑफ हिंदू लॉ के नाम से हो गया। इस तरह से चीज़ें क्या हो गई, शुरू हो गई अनुवाद की। उसके बाद अभिज्ञान शकुंतला, तमाम पुस्तकों का अनुवाद किया गया। अब देखिए, उसके बाद चार्ल्स ग्रांट ने भी अंग्रेजी शिक्षा की वकालत किया। हमने कहा कि उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, ब्रिटिश एशियाई प्रजा की सामाजिक स्थिति में। उसने इसमें उल्लेख किया है कि भारत के लोगों को अंग्रेजी शिक्षा दिया जाए। हमें लगता है आप लोग नोट कर लिए होंगे। फिर 1800 में लॉर्ड वेलेजी जो गवर्नर था, उसने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया था। उसमें असैनिकों को लिए शिक्षण की और प्रशिक्षण की बात थी, लेकिन बाद में इसको बंद कर दिया गया। अब देखिए, अभी कोई ऐसा स्वरूप नहीं दिखाई दे रहा था और पूरा भारत शिक्षा से वंचित था। नाम मात्र के लोग शिक्षित थे। इसी से आप अंदाजा लगाइए, खुद लॉर्ड हेस्टिंग ने इसका उल्लेख किया है कि कितनी बुरी स्थिति थी भारत में लोगों की। अब आगे चल करके 1813 में आप जानते हैं कि एक्ट में 1 लाख रुपया शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान किया गया था। ऊंट के मुंह में वो जीरा था, कुछ नहीं था। राजा राम मोहन राय जैसे लोग भी अब अंग्रेजी शिक्षा की वकालत करने लगे थे। वो जानते थे कि अंग्रेजी भविष्य की आधार होगी भारत की। इसीलिए उन्होंने, आपको बता दें कि एक हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था 1819 में डेविड हेयर के सहयोग से, और इसमें महिलाओं को भी शिक्षा दी जाती थी। मतलब प्राच्य शिक्षा और पाश्चात्य शिक्षा दोनों की व्यवस्था की गई थी इसमें, लेकिन ज़्यादातर पाश्चात्य शिक्षा दी जाती थी। खुद राजा राम मोहन राय ने कहा था कि अगर अंग्रेज भारत का भला चाहते हैं तो उन्हें संस्कृत में शिक्षा न दिया जाए, उन्हें प्राच्य शिक्षा न दिया जाए, उन्हें पाश्चात्य शिक्षा दिया जाए, उन्हें आधुनिक शिक्षा दिया जाए। इसी से आप अंदाजा लगाइए कि लगभग 150 वर्ष पहले उन्होंने बातें कही थी। 150 का 200 वर्ष हो गया, आज से तो 200 वर्ष हो ही गया। तो 200 वर्ष पहले इन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी। इसका महत्व वो समझ गए थे। आपको इसके बाद आपको बता दें कि लॉर्ड विलियम बेटिंग जब गवर्नर बन के आया तो उसके समय शिक्षा पर एक 10 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था बेटिंग के समय। लेकिन उसमें जो गठन किया गया, लॉर्ड विलियम बेटिंग, दस सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था। तो इसमें 2 वर्ग हो गया, मतलब 2 मत हो गए थे। एक जो मत था जो प्राच्य शिक्षा का समर्थक था, और दूसरा मत था जो पाश्चात्य शिक्षा का था, नहीं मतलब अंग्रेजी शिक्षा का समर्थक था। तो जो प्राच्य शिक्षा के जो समर्थक थे, प्राच्य शिक्षा के समर्थक, ये देखिए कौन कौन थे। ये थे एस.टी. प्रिंसेप, एस.टी. प्रिंसेप थे, और एक और थे, ध्यान रखिएगा, एच.एच. विल्सन। ये दोनों लोग प्राच्य शिक्षा के समर्थक थे, मतलब जो हमारी प्राचीन शिक्षा है उसके समर्थक थे।
और जो पाश्चात्य शिक्षा था, पाश्चात्य शिक्षा जिसे हम क्या कहते हैं आधुनिक शिक्षा या अंग्रेजी शिक्षा, आधुनिक शिक्षा को ही अंग्रेजी शिक्षा कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसके कौन कौन समर्थक थे, ध्यान रखिएगा। तो मुनरो थे, उसके बाद एलिफिंस्टन थे, एलिफिंस्टन और मैकाले, मैकाले, ये तीनों लोग पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। और आपको बता दें कि ये है ये बता दें कि आप लोगों को कि इसमें मैकाले जबरदस्त रूप से इसका जो है समर्थन किया और अपनी बात कहने में सफल भी रहा। और इसने ये कहा, अंग्रेजी शिक्षा का महत्व ये दिखाया कि रंग रूप से तो भारतीय होंगे लेकिन बुद्धि से क्या होंगे, अंग्रेज होंगे। वो ब्राउन कलर की बात करता है, ब्राउन मैन की, भूरे, अंग्रेज जानते भूरे उनके होते थे। तो और ये भी एक चीज़ें थी कि धीरे धीरे लोगों को, जो भारतीय लोग हैं, उनको अब धीरे धीरे अंग्रेजी शिक्षा सिखाया जाए, बताया जाए, क्योंकि वहाँ से जो कलर के रूप में आते थे ब्रिटेन से, बहुत महंगे पड़ते थे, उनका वेतन इत्यादि होता था, वो सुविधाएं ज़्यादा मांगते थे। तो हुआ कि अधिकारी वर्ग तो इंग्लैंड से आए, लेकिन जो लोकल काम करने वाला है, जो फाइल उठाने वाला है, जो फाइल रखने वाला है, वो कम से कम लोकल हो और कम पैसे में काम हो जाए, ये भी उद्देश्य था। तो मैकाले ने इसका जबरदस्त रूप से समर्थन किया और इन लोगों ने किया। कहते हैं कि लॉर्ड विलियम बेटिंग ने पाश्चात्य शिक्षा पर मोहर लगा दिया। इसीलिए मैकाले को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है। इसी ने शुरुआत किया, मैकाले ने ही। और 1835 में इसकी क्या लग गई, मोहर भी लग गई। तो ये बहुत बड़ी बात थी कि यहीं से चीजें शुरुआत अब होने लगती हैं और एक सहायक भाषा के रूप में अंग्रेजी अब काम करेगी। दरअसल मैकाले को अपने पाश्चात्य जो शिक्षा था उस पर बहुत गर्व था और इसने हमारी जो शिक्षा प्रणाली थी उसकी आलोचना तो किया ही किया, हमारे ग्रंथों की उसने आलोचना किया और कहा कि एक पुस्तकालय, इंग्लैंड की जो पुस्तकालय का कक्ष है, उतनी ही पुस्तकें चाहे हिंदू ग्रंथ के हों चाहे मुसलमानों ग्रंथ के हों, उसमें समाहित हो जाएंगी। जो अरब साहित्य हो, हिंदू साहित्य हो, संस्कृत साहित्य हो, जो भी चीज़ें हैं उसमें समाहित हो जाएंगी। मतलब इससे अंदाजा लगाइए कि अपनी चीज़ों को ही बढ़ा चढ़ा के कहता है। एक अलमारी के बराबर हमारे जितने साहित्य थे, जो फारसी हो चाहे संस्कृत के साहित्य हो चाहे अरबी साहित्य हो, जो भी साहित्य को एक अलमारी में समेटने का काम अगर कहता है तो वो कौन कहता है, मैकाले कहता है। खैर अब चीजें शुरुआत हो गई। कहते हैं कि जेम्स एक अधिकारी था, जेम्स थॉमसन नाम था, थॉमसन। इसने कहा कि जो शिक्षा का स्वरूप है थोड़ा सा चेंज किया जाए। इसने अंग्रेजी शिक्षा का वो ने विरोध नहीं किया, कहा कि प्राथमिक में, ध्यान रखिएगा, प्राथमिक में वो शिक्षा दिया जाए वो स्थानीय लैंग्वेज हो, स्थानीय भाषा में दिया जाए, और माध्यमिक में इसने कहा कि अंग्रेजी शिक्षा दिया जाए। इसकी बातों को काफी लिया भी गया और कहते हैं कि लंबे टाइम तक था भारत में। तो स्थानीय भाषा की बात करता है प्राथमिक में। आज भी आप जानते हैं प्राथमिक में स्थानीय भाषा की बात की जा रही है और माध्यमिक जो 6 से ऊपर होता था 8 तक, उसमें अंग्रेजी शिक्षा की बात करता है। अब देखिए धीरे धीरे चीजें चलती हैं। लॉर्ड ऑकलैंड ने
ये गवर्नर बन के आया था, लॉर्ड ऑकलैंड। इसने 1837 में न्यायालयों की जो भाषा फारसी थी उसको इसने क्या कर दिया, अंग्रेजी कर दिया। ये ध्यान में रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। न्यायालयों की जो भाषा फारसी थी उसको इसने अंग्रेजी कर दिया। 1884 में 44 में लॉर्ड हार्डिंग ने देखिए हार्डिंग ने इसने जो है कहा, वरीयता दिया कि जो अंग्रेजी भाषा लोग जानेंगे, ध्यान रखिएगा, जो अंग्रेजी भाषा जानेंगे उसके लिए उसने कहा, लॉर्ड हार्डिंग ने कहा कि वरीयता दिया जाएगा। यही नहीं तो इसके मतलब अंग्रेजी शिक्षा की ललक बढ़ती गई। उसके अलावा जो है लॉर्ड ऑकलैंड ने 13,000 रुपया जो है पाश्चात्य शिक्षा पर भी खर्च करने का प्रावधान किया था। तो ये चीज़ें अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। अभी कोई बहुत सिस्टमेटिक रूप नहीं आया है, एक सिस्टमेटिक चीज़ें नहीं बनी हुई हैं, लेकिन मांग होने लगा धीरे धीरे कि भाई चीज़ों को अब सही किया जाए। इसके पहले आपको बता दें कि 1849 ईस्वी में बेथुन ने, ध्यान रखिएगा, बेथुन नाम था इनका, एक अंग्रेजी स्कूल की स्थापना किया और इसमें महिलाओं के लिए किया था। ये स्कूल की स्थापना किया था जिसमें कौन पढ़ेगा, लड़कियां पढ़ेंगी। ध्यान रखिएगा, लड़कियां इस स्कूल में पढ़ेंगी। तो ये शुरुआत थी धीरे धीरे। अब देखिए मांग होने लगी और सरकार भी अब कदम बढ़ाने लगी। हमें लगता है कि आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे चीज़ों को, और जो भी हम बताते जाएं उसको आप जो है अपने किताब से, जो भी आपके स्रोत हैं, सोर्सेज हैं, उसको जरूर पढ़िए। बहुत सी चीज़ें उस दिन क्लियर हो जाएंगी आपकी। अब देखिए आपको बता दें कि, अच्छा एक चीज़ और बता दें कि अब इसको मिटाते हैं तब आप लोगों को बताते हैं। आपको बता दें कि विलियम जोन्स को, थोड़ा सा छूट गया था, विलियम जोन्स को आप देख लीजिएगा, इनको मालिक जोन्स के नाम से भी जाना जाता है। मालिक जोन्स या फादर ऑफ, ध्यान रखिएगा, फादर ऑफ इंडोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। इंडोलॉजी, ध्यान रखिएगा, ये नोट कर लीजिएगा, फादर ऑफ इंडोलॉजी और मालिक जोन्स के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए अब 1854 में लॉर्ड डलहौजी का काल था। 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच इनका पूरा नाम था, चार्ल्स वुड नाम था, और एक इनके अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई और शिक्षा पर एक बृहद रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था। एक ऐसा रिपोर्ट जो प्राथमिक से लेकर के और विश्वविद्यालय स्तर की हो, और कहते हैं कि बहुत मेहनत से, बहुत सोच समझ करके चार्ल्स वुड के नेतृत्व में जो टीम गठित हुई थी उसने काम किया, और प्राथमिक से लेकर के विश्वविद्यालय स्तर की इसने जो रिपोर्ट दिया, उस रिपोर्ट में कुल 100 बिंदु थे। ध्यान रखिए कितने बिंदु थे, 100 बातें थी। और इसके सारे रिपोर्ट को सरकार ने क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। जेम्स ने भारत के इतिहास में वुड डिस्पैच को शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा है। ध्यान रखिएगा, जेम्स ने
वुड डिस्पैच को भारत के इतिहास में शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा है, मैग्ना कार्टा कहा है। बहुत बड़ी बात है, सोच लीजिए कितनी बड़ी बात इसने कहा। और रियल में ये हमारे शिक्षा का आधार स्तंभ है। एक ऐसी नींव वुड डिस्पैच ने रखी कि उस पर केवल अब महल बनाने की जरूरत थी, अब नींव को खसकाने की कोई जरूरत नहीं थी। और यही नहीं बल्कि इसी के तहत लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर, ध्यान रखिए क्वेश्चन आया है, लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर भारत में 3 विश्वविद्यालय भी स्थापित करने का प्रावधान किया गया। और वो हुआ कोलकाता, मुंबई और मद्रास। ये 3 विश्वविद्यालय हमारे स्थापित हुए 1858 ईस्वी में। तो आधुनिक भारत के 3 जो विश्वविद्यालय क्रमशः स्थापित हुए वो थे कोलकाता, मुंबई और मद्रास। इसको नोट कर लीजिए, कई बार पूछा है किस विश्वविद्यालय के आधार पर हुए थे, तो लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर। इसने स्त्री शिक्षा को भी महत्व दिया और जो लोकल लैंग्वेज था, जो प्राथमिक स्तर पर था, स्थानीय भाषा की बात की। फिर माध्यमिक में इसने अंग्रेजी शिक्षा की क्या किया, बात किया। यहाँ तक कि अनुदान की भी बात इसमें होने लगी थी। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें थीं जो वुड डिस्पैच ने खाका जो खींचा, उसी के आधार पर आगे चीज़ें क्या हुई, शुरू हो गई। आपको बता दें कि 1882 में, ये हमें लगता है नोट कर लिए होंगे आप लोग, जेम्स ने वुड डिस्पैच को भारत के इतिहास में शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा है। और अन्य इतिहासकारों ने भी इस पर क्या लगा दिया है, मुहर लगा दिया है। भारतीय जो बुद्धिजीवी वर्ग था, जो पढ़ा लिखा वर्ग था, उन लोगों ने भी इस पर क्या लगा दिया, मुहर लगा दिया। अब भारत में शिक्षा कैसी चल रही है, भारत में शिक्षा कैसी चल रही है, उसकी विशेषकर प्राथमिक शिक्षा कैसी चल रही है। तो 1882 में ईस्वी में डब्ल्यू ध्यान रखिएगा, हंटर जांच करने के लिए एक आयोग आया था। इसका जांच का उद्देश्य था प्राथमिक शिक्षा की, प्राथमिक शिक्षा कैसी चल रही है। लेकिन आपको बता दें कि प्राथमिक शिक्षा की स्थिति खराब थी। माध्यमिक और ऊपर वाली स्थिति तो सही थी, लेकिन प्राथमिक शिक्षा का जो ढांचा था वो बहुत सही नहीं था। और प्राथमिक ढांचा मेन ढांचा होता है, यही अगर गड़बड़ा जाएगा तो ऊपर का ढांचा अपने आप क्या हो जाएगा, गड़बड़ होने लगेगा। ये तो जांच का विषय था प्राथमिक शिक्षा, लेकिन इसने माध्यमिक शिक्षा की भी आलोचना किया। ध्यान रखिएगा, माध्यमिक शिक्षा का भी आलोचना किया। और दूसरा स्त्री शिक्षा जो चल रहा था उसकी भी आलोचना किया था, क्योंकि स्त्रीय शिक्षा का बहुत मापदंड बहुत कम जा रही थी। उसी समय यह अफवाह फैल गया था कि जो महिलाएं, जो लड़कियां अगर वो पढ़ने जाएंगी तो उनका पति अचानक मर जाएगा, देहांत हो जाएगा। यहाँ तक कि उनको मैला फेंक दिया जाता था, पत्थरों से, मतलब वही दौर था कि उनको भी वंचित किया जा रहा था। इसलिए लोगों ने नहीं भेजना शुरू किया, ये भी एक कारण रहा होगा। ठीक है, तो कई चीज़ें ऐसी थी जिसमें स्त्री शिक्षा बहुत प्रभावित हुई थी। लेकिन इसके बाद से जब इसने आलोचना किया तो ये पूरे उस पर इसका प्रभाव पड़ा। प्राथमिक का ही नहीं बल्कि माध्यमिक और विश्वविद्यालय का भी इसका प्रभाव पड़ा। और यही कारण है। अच्छा, इसने अनुदान की भी बात की कि अनुदान दिया जा सकता है, निजी क्षेत्र के लोग आ सकते हैं, तो उसका प्रभाव पड़ा, इसकी बातों को प्रभाव पड़ा। और 20 वर्षों में आपको बता दें, केवल 20 वर्षों में ही ये देखने को मिलता है
कि शिक्षा का जो स्तर था, जो स्कूल कॉलेज थे, वो दूना हो गए। यहाँ तक कि छात्रों की संख्या भी जबरदस्त रूप से बढ़ी और स्त्रियों को भी शिक्षा में बढ़ोतरी देखने को मिलता है। ये तो बात अच्छा है। इसके पहले आप बता दें कि जो शिक्षा की शुरुआत हुआ था उसमें हाई कास्ट के लोगों को ही शिक्षा देने की बात की गई थी, जिसको हम फिल्टर का सिद्धांत कहते हैं कि छन करके नीचे अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो प्रारंभ में तो यही देखने को मिलता है कि शिक्षा उन्हीं विशेष वर्ग के लोगों को ही देने की शुरुआत की गई ताकि ऊपर से धीरे आ जाएगा। लेकिन आगे चलकर देखा जाता है कि सभी वर्गों को शिक्षा के लिए इसमें क्या किया गया, जोड़ा गया, लेकिन वो अभी भी बहुत क्या था, कम था। खैर, अब आपको बता दें कि इसका ही प्रभाव था कि 1882 में पंजाब विश्वविद्यालय स्थापित हुआ और 1887 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय स्थापित हुआ। मतलब कोलकाता, मुंबई और मद्रास के बाद अगर कोई विश्वविद्यालय स्थापित हुआ तो कौन था? पंजाब विश्वविद्यालय। और उसके बाद कौन था? इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जिन्हें अब प्रयागराज विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। अब धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ती चली गई। शिक्षा का स्वरूप जो था वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया, इसमें कोई डाउट नहीं, और छात्रों की संख्या भी बढ़ती चली गई। अब जब लॉर्ड कर्जन का समय आता है तो विशेषकर उसके समय में जो शिक्षा का स्वरूप था तो वैसा ही था, लेकिन उसने सरकारी तंत्र के अधीन कर दिया, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। लॉर्ड कर्जन के बारे में के समय जो विश्वविद्यालय हुए थे, फिर रेले आयोग था, फिर सैडलर आयोग था, फिर हाटोग समिति थी, फिर राधाकृष्ण समिति थी। आधुनिक शिक्षा तक इसको हम कवर करेंगे क्योंकि लंबा है। जो अभी हमारा जो शिक्षा नीति लागू हुई उसकी भी हम चर्चा करके आगे हम उसको हम समाप्त करेंगे, और इसके बाद से हमारा जो शुरू होगा वो प्रेस पर होगा। हम आग्रह यही है कि मेरा पिछला वीडियो भी आप लोग देखते रहिए, विशेष में टीजीटी पीएचडी के एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिनके एसआई के एग्ज़ाम दे रहे हैं, और अपने दोस्तों से, अपने लोगों को ज़रा शेयर भी करिए। अगर कोई आपको दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई चीज़ छूट जाता है तो हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए, हम उसको बताएंगे। क्योंकि कोई भी चीज़ें पूर्ण नहीं है, हमेशा उसमें संभावनाएँ बनी रहती हैं। कोई भी नियम कानून बनता है तो संशोधन होता है, उसी तरह से हम भी पढ़ा रहे हैं तो जरूरी नहीं कि बहुत सी बातें हमसे भूल भी सकती हैं, लेकिन हम कोशिश रहता है। अभी हमने जैसे बताया कि 1857 क्रांति में कि निम्न लोगों को अंग्रेज नहीं पकड़ सके थे क्योंकि हमने दिमाग में था लेकिन नहीं बता पाए, भूल गए थे, लेकिन अगले वीडियो हमने चर्चा कर दिया। तो मैं बार बार यही कहता हूँ कि जो भी चीज़ें छूटेंगी उसको अगले वीडियो में हम चर्चा करते जाएंगे। धन्यवाद।